तुम्हारी क्लास 9 है ना आसान नहीं होने वाली, ये चीज है ना तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी चीजें बताई है ना, अगर तुमने वो सारी की सारी चीजें फॉलो कर ली, ये मान के चलो तुम्हें क्लास 9 के अंदर 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, अगर आप में से कोई बच्चा मेरे बारे में नहीं जानता तो मैं आपको बता देता हूं, मैं खुद सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं। क्लास 10 के अंदर मैंने 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज स्कोर करे हुए हैं। क्लास 12 के अंदर मेरे 98.6 परसेंटेज आए थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा ना, अगर तुमने वो सारी की सारी चीजें फॉलो कर ली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हें क्लास 9 के अंदर टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे बेटा तुम्हारी जो क्लास 9 है बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, तुम्हारा सिलेबस चेंज हो गया, तुम्हारा ये चेंज हो गया, तुम्हारा वो चेंज हो गया। लेकिन तुम्हें ना टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर है ना मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तुम्हारा जो बैकलॉग है ना उसको कैसे कंप्लीट करोगे, तुम्हारी जो रेगुलर स्टडी है इसको कैसे करोगे, सारी चीज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन तुम्हें ना मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा, यस भैया आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना सारी की सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। जल्दी से इस वीडियो पे कमेंट कर दो, यस भैया आज के इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना सारी की सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा जो बैकलॉग है ना, तुम अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट करोगे। हालांकि तुम्हारा जो सेशन है वो जस्ट स्टार्ट हुआ, तो तुम्हारा ना अभी हद मार के 1 या 2 चैप्टर का बैकलॉग होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में जो उनके स्कूल में या ट्यूशन में अभी जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ना उनको छोड़ देते हैं। तो जो चैप्टर तुम्हारे स्कूल में अभी पढ़ाए जा रहे हैं वो फिर से तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा। फिर फायदा क्या है, समझ रहे हो। तो तुम्हें अपना बैकलॉग अपनी रेगुलर स्टडी के साथ कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डेली अपना ना एक 30 मिनट का एक स्लॉट फिक्स करना है, जिसमें तुम अपना सिर्फ और सिर्फ अपना जो बैकलॉग है ना उसको पढ़ोगे। इस 30 मिनट में तुम्हारे स्कूल में अभी जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ना इसको तुम टच भी नहीं करोगे। तुम्हें डेली क्या करना है, डेली आपको एक 30 मिनट का, आधे घंटे का एक स्लॉट फिक्स करना है, जिसके अंदर तुम अपने सिर्फ और सिर्फ वो चैप्टर पढ़ोगे जो तुम्हारे बचे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात। और साथ में ना एक और चीज बता दूं, ऐसे प्लीज मत करना कि बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में अपनी जो रेगुलर स्टडी है ना इसको भूल गए। तुम्हें अपने बैकलॉग के साथ अपनी जो रेगुलर स्टडी है वो आपको मैनेज करनी है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर तुम्हारे को कोई छुट्टी मिल गई, फॉर एग्जांपल तुम्हारा संडे आ गया, ठीक है, या तुम्हारा कोई फेस्टिवल आ गया, कोई स्कूल की छुट्टी है, तो उस छुट्टी वाले दिन तुम क्या करोगे, अपने ना 2-3 घंटे निकाल के अपना जो बैकलॉग वाले जो चैप्टर है ना वो आप अपने कंप्लीट करोगे। देखो बैकलॉग कंप्लीट करने पे तुम्हारा ना बस जो मेन टारगेट है ना वो ये होना चाहिए कि मेरे को अपना जो बैकलॉग है वो एज सुन एज पॉसिबल कैसे भी करके अपना जो बैकलॉग है ना वो तुम्हें जल्दी से जल्दी खत्म करना है। क्योंकि जब तक तुम्हारा बैकलॉग खत्म नहीं होगा ना तब तक तुम अपने स्कूल के अंदर जो तुम्हारे चैप्टर अभी पढ़ाए जा रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। फिर बाद में तुम्हें रिविजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, सैंपल पेपर करने का टाइम नहीं मिलेगा, और फिर तुम बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है ये समझ में आ गया। अब बैकलॉग के बाद जो तुम्हारी रेगुलर स्टडी है उसको कैसे मैनेज करोगे। देखो स्कूल तो ऑलमोस्ट हर बच्चा ही जाता है ना, लेकिन ट्यूशन और कोचिंग अगर कोई बच्चा जाता है तो उसको क्या करना है। अब बहुत सारे बच्चों के साथ पता है क्या प्रॉब्लम आती है, उनके स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, उनके ट्यूशन या कोचिंग में अलग चैप्टर चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम अपनी जो रेगुलर स्टडी है ना वो स्कूल के हिसाब से करें या फिर ट्यूशन के हिसाब से करें। तो इसका ना मैं बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं। तुम अपने ना दिल पे हाथ रखो और तुम है ना खुद से पूछो कि तुम्हें अपने स्कूल के टीचर का अच्छे से समझ में आता है या फिर ट्यूशन टीचर का बढ़िया समझ में आता है। जिस भी टीचर का तुम्हें बढ़िया समझ में आता है ना तुम्हें उसको पकड़ लेना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ना अपने ट्यूशन टीचर का बढ़िया समझ में आता है, तो अब तुम्हारे ट्यूशन के अंदर जो चैप्टर चल रहे हैं ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करने हैं, अपने ट्यूशन टीचर के हिसाब से चलना है। और स्कूल टीचर का तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना। समझ गए। लेकिन अगर तुम्हें स्कूल टीचर का समझ में आता है तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तुम क्या करोगे, स्कूल के टीचर के हिसाब से पढ़ाई करोगे और साथ में अपना स्कूल का जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करोगे। समझ रहे हो मेरी बात। और देखो स्कूल का जो टारगेट है ना वो तुम्हारा ये होना चाहिए कि मेरे को ना डेली का काम डेली खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल के अंदर मान लो सेल वाले चैप्टर के 2 टॉपिक पढ़ा दिए, ठीक है, 2 टॉपिक पढ़ा दिए। अब तुम्हें घर पे आके क्या करना है, ये जो 2 टॉपिक है ना तुम्हें बस इनको पढ़ना है। लेकिन जब ये 2 टॉपिक पढ़ो ना तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को ना ये जो 2 टॉपिक है ये बहुत ही अच्छे से समझने हैं। मतलब ये 2 टॉपिक तुम्हारे को इस तरीके से समझने हैं कि इन 2 टॉपिक में से तुम्हारा स्कूल टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तुम लिटरली ऐसे जवाब दे दो।
समझ रहे हो? यहाँ पे तुम्हारा जो टारगेट है ना वो ये होना चाहिए कि तुम्हें जो कंसेप्ट है, जो चीज है ना, वो बहुत ही डीपली अच्छे से समझनी है। लेकिन बैकलॉग के अंदर तुम्हारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि तुम्हें अपना जो बैकलॉग है ना एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज समझ में आई? अब मैं आपको बताता हूं कि तुम आखिर पढ़ोगे कैसे। ये तो तुम्हें समझ में आ गया, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, अपनी रेगुलर स्टडी कैसे करनी है, लेकिन तुम पढ़ोगे कैसे वो मैं आपको बताता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट है ना एनसीईआरटी बुक उठाएंगे और एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर देंगे। तुम्हें डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना। अगर तुम डायरेक्ट अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ना शुरू करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं तुम्हें ना कुछ समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम डायरेक्ट अपना सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं कुछ समझ नहीं आएगा और तुम्हें ना फिर पढ़ाई इतनी ज्यादा बोरिंग लगेगी। तुम्हें ना 2 चैप्टर तो पढ़, 2 पेज तो पढ़ लोगे, लेकिन 2 पेज पढ़ने के बाद है ना तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो तुम्हें ना डायरेक्ट अपनी एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ना। तुम्हें पढ़ना कैसे है, तुम क्या करोगे, उस चैप्टर का जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, फॉर एग्जांपल तुम्हें सेल वाला चैप्टर पढ़ना है, तो तुम क्या करोगे, इस चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर है ना, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा वन शॉट लेक्चर देखो, तुम्हें जो टीचर पसंद है, जिस टीचर का तुम्हें देखना है, जिस टीचर का तुम्हें अच्छे से समझ में आता है ना, उस टीचर का अपना ना वन शॉट लेक्चर देखो। और जब उस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देख लो ना, उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी बुक उठानी है। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो पहले क्या करना है, उस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखना है। जब उस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देख लो ना, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी बुक में वो चैप्टर ओपन करना। जैसे ये सेल वाला चैप्टर मैंने ओपन कर लिया, अब इसको पढ़ना है। और जब आप वन शॉट लेक्चर के बाद एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ना कोई नई चीज पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वन शॉट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी वो जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हो। तो वो टॉपिक जब आप बुक के अंदर पढ़ोगे ना, तो एक तरीके से तुम अपनी रिवीजन कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम ना मतलब कोई एलियन वाली चीज पढ़ रहे हो, कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हो जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है, जो तुमने पढ़ी नहीं रखी। समझ रहे हो? अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ोगे वो मैं आपको बताता हूं। तो जब भी आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, फॉर एग्जांपल मैं ये सेल वाला चैप्टर पढ़ रहा हूं, तो जब भी मैं इसको पढ़ूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, साथ साथ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है कि यार ये ना ऐसी चीजें जो पेपर के अंदर पूछी जा सकती है, या फिर वो टॉपिक जो आपको लगता है कि आप भूल जाते हो, वो आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना, या तो हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना, या फिर पेन या पेंसिल से आप है ना अंडरलाइन भी कर सकते हो। समझ रहे हो? अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये अंडरलाइन करने या मार्क करने या हाईलाइट करने जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपके फाइनल पेपर बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएंगे ना, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम है ना दोबारा से एनसीईआरटी बुक, पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे। उस टाइम ये जो चीजें आपने हाईलाइट करी होंगी ना, ये तुम्हारा इतना ज्यादा टाइम बचाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि इस पूरे पेज में तुम्हें सारी चीजें नहीं पढ़नी, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो आपने हाईलाइट करी है। तो इससे है ना तुम बाकी बच्चों से हमेशा आगे रहोगे, क्योंकि बाकी बच्चे क्या कर रहे होंगे, पूरी एनसीईआरटी बुक है ना दोबारा से पढ़ रहे होंगे, और तुम क्या करोगे, आधे दिन के अंदर तुम अपनी पूरी एनसीईआरटी बुक रिवाइज कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो हाईलाइट करी हुई चीजें ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें है, बस इनको याद करना है। क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, तुम्हारे पेपर के अंदर पूरी एनसीईआरटी बुक नहीं आती, तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, सिर्फ उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें कर लोगे ना, तुम्हें बाकी एनसीईआरटी करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। और जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, तो तुम्हारा ना टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें ना कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। क्योंकि देखो तुम ऑलरेडी उस चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर है वो देख चुके हो, और उसके बाद तुम एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हो, और तुम है ना एनसीईआरटी बुक को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ रहे हो। समझ रहे हो? देखो जब तुम्हारे पेपर बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएंगे ना, मैं पिछले 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और मेरे को ना मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं हर साल लाखों बच्चों को ना 9th में इसी तरीके से स्ट्रगल करते हुए देखता हूं। तो मैं तुम्हें ना पहले ही बता रहा हूं कि जो चीजें तुम्हारे साथ बाद में होने वाली है ना, वो ऑलरेडी मैं देख चुका हूं, और लाखों बच्चों के साथ देख चुका हूं। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, वार्न कर रहा हूं कि वो गलतियां मत करना जो 90% बच्चे करते हैं, और पेपर के टाइम है ना बाद में इतना पछताते हैं ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या करना है, अभी ना तुम्हारे पास टाइम है। जब पेपर का टाइम आ जाएगा ना, इतना टाइम नहीं होगा कि तुम है ना पूरी एनसीईआरटी बुक दोबारा से पढ़ोगे, बहुत डीपली पढ़ोगे। अभी तुम्हारे पास टाइम है। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास काफी महीने बचे हुए हैं। तो इसीलिए अभी तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ सकते हो, कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर तुम अभी कंसेप्ट को नहीं समझोगे ना, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम टाइम में तुम अपने कंसेप्ट को क्लियर करोगे, और फिर उस टाइम कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि पेपर का इतना ज्यादा प्रेशर होगा ना, इतने मतलब तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन होगी, इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। और बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि वो सिचुएशन तुम्हारे साथ ना आए। इसीलिए अभी क्या करना है, जब आप अभी एनसीईआरटी बुक को पढ़ो ना, तो आपको बहुत ही डीपली आपको पढ़ना है, और अपने जो भी कंसेप्ट है ना उनको अभी क्लियर कर लेना, ताकि जब एग्जाम टाइम आए तो तुम्हें उतनी ज्यादा परेशानी ना हो। समझ रहे हो? अब जो अगला स्टेप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन करो। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। दैट इज
इन टेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे और उनको लगेगा कि मैंने तो सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको करने हैं। तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन आपके बैक एक्सरसाइज में से नहीं पूछे जाते जितने आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। तो बैक एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन करने ही करने हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अगला स्टेप है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि तुम्हारी जो नई एनसीईआरटी बुक है वो आ चुकी है, तुम्हारा सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन तुम्हें एक चीज पता है कि तुम्हारा इस साल का जो पेपर का पैटर्न है ना, वो भी चेंज हो चुका है। तुम्हारा जो फाइनल पेपर होगा ना, उसके अंदर बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन है, सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये जितने भी आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे इस बार के फाइनल पेपर के अंदर आने वाले हैं। और साथ में इस बार तुम्हारे पेपर के अंदर रियल लाइफ क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आने वाले हैं। अब देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर रियल लाइफ क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन है, सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन है, तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, और जो तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है ही नहीं। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर सिर्फ आपके रियल लाइफ वाले क्वेश्चन है, और उनकी भी जो क्वांटिटी है वो काफी कम है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारे को है ना, इस बार अगर तुम्हें क्लास 9 के अंदर तुम्हारा ड्रीम है कि मेरे को ना 95% स्कोर करने हैं, तो तुम्हें ना कोई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। सिर्फ एनसीईआरटी बुक से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये सारे क्वेश्चन है ही नहीं। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कि है ना, ये वाली पीवाईक्यू वाली बुक ले लो, ये वाली बुक ले लो। वो बुक मत लेना। क्यों? क्योंकि उन बुक के अंदर हो सकता है कि तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए। पहली चीज तो देखो यार, इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो अगर कोई रेफरेंस बुक लो ना, तो ऐसी बुक लेना जिसके अंदर आपके सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, एंड केस बेस्ड क्वेश्चन हो। ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपकी रेफरेंस बुक के अंदर होने चाहिए। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने क्या करा, आपकी जितने भी पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक है ना, सबको मैंने परचेज करा, अच्छे से मैंने एनालाइज करा। चाहे आपकी RS अग्रवाल हो, चाहे आपकी RD शर्मा हो, चाहे आपका ओसवाल का क्वेश्चन बैंक हो, जितने भी आपके पब्लिकेशन के नाम आप जानते हो ना, सभी की बुक मैंने ऑर्डर करी, सभी को मैंने अच्छे से पढ़ा, सभी को मैंने अच्छे से एनालाइज करा। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये जो ओसवाल का ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास ना बहुत सारी बुक है। मेरे पास ओसवाल की एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली बुक है, मेरे पास ओसवाल की एक्सेलेंस वाली बुक है, लेकिन मैं आपको ना रेकमेंड करूंगा कि आप ना ये बुक मत लेना। ये वीडियो यार बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर ये स्पॉन्सर्ड होती ना, तो मैं आपको बोलता ये वाली बुक भी ले लो, लेकिन मैं आपको खुद बोल रहा हूं, अगर आप ये बुक लोगे ना, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसकी जगह वैल्यू फॉर मनी है ना, दैट इज दिस ओसवाल क्वेश्चन बैंक। और आप देख सकते हो मेरे पास है ना, इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, साइंस का क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, हिंदी का क्वेश्चन बैंक भी है, ये R2 का क्वेश्चन बैंक है, ये R1 का क्वेश्चन बैंक है, और मेरे पास है ना मैथ का क्वेश्चन बैंक भी है। मैंने इनको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करा, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि ये जितने भी आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट दिस बुक। इस बुक के अंदर है ना, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसके अंदर आपका जो एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर है ना, वो आपको मिल जाएगा, इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में आपके जो रियल लाइफ वाले क्वेश्चन है ना, ये भी आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको नेमोनिक्स मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको इन क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी है, आप इन क्वेश्चन बैंक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन बैंक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगर आप एक बुक परचेज करोगे तो आपके 150 रुपए बच जाएंगे, अगर 2 बुक परचेज करोगे तो आपके 300 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इनको मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो एक बुक के ऊपर तुम्हें 150 रुपए का फायदा हो जाएगा। बाकी देखो, आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। इन बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाकर इन बुक को परचेज करो और अपने जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, इनकी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू करो, क्योंकि मार्केट के अंदर अकेली ओसवाल की ये वाली बुक ऐसी है जिसके अंदर नए टाइप के क्वेश्चन है। तो जल्दी से जाके इन बुक्स को परचेज कर लो, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, देखो, तुम ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ पता है क्या दिक्कत आती है, जब वो कोई चीज नहीं पढ़ते हैं ना, तो नहीं तो उनको याद हो रही है, नई चीजें तो तुम्हें समझ में आ रही है, नई चीजें याद भी हो रही है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन पुरानी चीजें तुम भूलते जाते हो। तो पुरानी चीजें अगर तुम भूलते जाओगे तो नई चीजें याद करने का क्या फायदा है? जो तुमने फिर आज याद करा है, 4 दिन बाद वो भी भूल जाओगे। तो ये चीज तुम्हारे साथ ना होना, इसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन कैसे करोगे? देखो, आपको क्या करना है, जो चीज आपने आज पढ़ी है ना, वो आपको अगले दिन सुबह क्या करनी है, 10 मिनट निकाल के
आपको रिवाइज करनी है बस। मतलब आज आपने पूरे दिन में, चाहे स्कूल में, ट्यूशन में, या फिर तुमने सेल्फ स्टडी में जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, वो आपको क्या करना है, कल सुबह जब उठो तो आपको 10 मिनट के अंदर वो सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। तो ये चीज तो आप करोगे डेली, ठीक है। लेकिन संडे वाले दिन आप क्या करोगे, तुमने पूरे हफ्ते में यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक तुमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, वो आप संडे वाले दिन बैठ के 2 घंटे निकाल के आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते में जो जो चीजें आपने पढ़ी है उसको क्या करना है, सिंपल रिवाइज करना है, ठीक है। मॉर्निंग में तुम क्या करोगे, डेली आपको 10 मिनट निकाल के जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है ना, वो आपको अगली मॉर्निंग में क्या करना है, रिवाइज करना है। लेकिन संडे में क्या करना है, तुमने मंडे से लेके सैटरडे यानी कि पूरे के पूरे वीक जो जो चीजें आपने पढ़ी है ना, वो आप संडे वाले दिन रिवाइज करोगे। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, मोर देन इनफ है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। और देखो, जब आपका नवंबर और दिसंबर का मंथ आ जाएगा ना, जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, जब तुम रिवीजन कर रहे होगे, उस टाइम तुम्हें क्या करना है, सैंपल पेपर सोल्व करने। देखो, सैंपल पेपर अभी सोल्व नहीं करने, ये आपको नवंबर और दिसंबर वाले मंथ में सोल्व करने। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको ना हर मंथ प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं, ठीक है। इस चैनल के ऊपर आपको हर मंथ प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगी, प्रॉपर आपको वन शॉट लेक्चर मिलेंगे, प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके बाद जब आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, फॉर एग्जांपल आपने अपना बैकलॉग भी कंप्लीट कर लिया, तुम्हारी रेगुलर स्टडी भी प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है ना, तो आपको क्या करना है, उस खाली टाइम के अंदर अपने जो टफ चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं। और ऐसे मत करना कि ये जो टफ चैप्टर है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक खोल के पढ़ने लग गए, ऐसे पढ़ोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें लगता है कि यार ये मेरे ना टफ चैप्टर हैं और इनको मेरे को अच्छे से करना है, तो आप क्या करोगे, पहले उन चैप्टर के यूट्यूब से ना अपने जो वन शॉट लेक्चर है उनको देखोगे, उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक टच करनी है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे ना, ये मतलब 99% बच्चे ना ये गलती करते ही करते हैं। उनको ये लगता है कि ना साइंस और मैथ बस मेरे मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है ना वो किसी काम के नहीं है। और ये जो गलती है ना बहुत सारे बच्चे करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट को ना इग्नोर करते हैं। तुम्हारी जो फाइनल परसेंटेज बनेगी ना, वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को मिला के बनेगी। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ पे फोकस करोगे तो तुमने 40% तो मान लिया तुमने अच्छे स्कोर कर लिए, लेकिन हिंदी के परसेंटेज, इंग्लिश के परसेंटेज, एसएसटी के परसेंटेज, इन 3 सब्जेक्ट के परसेंटेज की वजह से तुम्हारी जो ओवरऑल परसेंटेज है ना, वो इतनी खराब हो जाती है। मैं देखता हूं हर साल बच्चों के ना मैथ में पूरे नंबर है, साइंस में पूरे नंबर है, एसएसटी में भी मतलब एवरेज नंबर है, 70-80 नंबर आ गए 100 में से, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में 60 नंबर है, हिंदी में 70 नंबर है। जिन सब्जेक्ट को तुम बहुत ज्यादा लाइटली लेते हो ना, सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो कि हिंदी इंग्लिश कौन ही पढ़ता है, हिंदी इंग्लिश तो ऐसे ही हो जाता है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज खराब करते हैं ना, ये 2 सब्जेक्ट ही करते हैं। तो मैं तुम्हें देखो ये नहीं बोल रहा कि हिंदी इंग्लिश को ना मतलब डेली पढ़ो, मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट वीक के अंदर 2 से 3 दिन है ना, अपने इन सब्जेक्ट को भी दो। मानता हूं मैथ और साइंस आपके मेन सब्जेक्ट है, आगे की क्लासेस में वही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ऐसा मत करो कि यार पूरा फोकस है ना तुमने मैथ साइंस पे दे दिया और तुम्हारी जो ये सब्जेक्ट है ना, इनकी वजह से तुम्हारी जो क्लास 9th की जो परसेंटेज है ना, वो आपकी खराब हो गई। तो प्लीज ऐसा मत करना। और यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।